हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। और इसमें हम हमारे देश के अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, यदि हम गुलजारी लाल नंदा को लगाते हैं तो टोटल 15 प्रधानमंत्री हो चुके। उन सभी के बारे में क्रम से जानेंगे कि उनके कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए और कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जो कि भारत के हर एक नागरिक को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जो टाइम पीरियड है लगभग 17 साल रहा है, जो कि अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं रहा। सर्वाधिक टाइम पीरियड वाले प्रधानमंत्री हैं ये। और जो इनका कार्यकाल है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं इसके टाइम पे। तो ये देश के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि मनोनीत भी रहे हैं और निर्वाचित भी। क्योंकि जैसे 1952 तक देश में कोई चुनाव नहीं हुए थे, तब तक इन्हें ये एक मनोनीत प्रधानमंत्री के रूप में रहे। उसके बाद 1952 में देश में प्रथम चुनाव हुए, लोकसभा राज्यसभा सभी के। तो उसके बाद इन्हें निर्वाचित किया गया। तो उसके बाद ये निर्वाचित प्रधानमंत्री बने, उससे पहले मनोनीत थे। तो इन्होंने मनोनीत प्रधानमंत्री के रूप में भी और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, दोनों के रूप में काम किया है। इसके अलावा ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे। और ये यूपी के फूलपुर से, इलाहाबाद से, यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ते थे। वो उनका निर्वाचन क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त जैसे 15 अगस्त 1947 में से इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट होता है। और ये हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो उस पार्टी से है। इसके अतिरिक्त जैसे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री है और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, लगभग 17 साल। और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। इस टाइप से जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित मनोनीत रहने वाले भी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो कि मनोनीत प्रधानमंत्री भी रहे। और इनका जो टाइम पीरियड है सबसे लंबे समय तक रहे हैं। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी इन्होंने की। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, वो है गुलजारी लाल नंदा। जैसे हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, इसके बाद इनको एक गहरा सदमा लगा कि इनके साथ एक विश्वासघात टाइप था कि भाई ऐसे कैसे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। और उसमें भारतीय सेना को हार का सामना भी करना पड़ा था। तो एक बहुत बड़ा सदमा लगा इन्हें। उसके बाद ये बहुत कम टाइम तक ही जिए थे। 1964 में तो इनकी डेथ भी हो गई। और जो इनका समाधि स्थल है उसे शांति घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शांति घाट के नाम से। जो इनका समाधि स्थल है ना, इसे शांति घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक शांति के प्रतीक थे। पूरे विश्व में इन्होंने शांति का संदेश दिया था। शांति के प्रतीक थे ये। और इसके अतिरिक्त जैसे इन्होंने पंचशील का समझौता भी किया था। भारत इनके टाइम पे एक तो जो भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962 का इनके टाइम पे ही हुआ था वो। और ये देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। तो इनका जो समाधि स्थल है ना, ये शांति घाट के नाम से जाना जाता है। और 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया क्योंकि उस टाइम वो कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता के तौर पर थे। तो गुलजारी लाल नंदा इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और उस टाइम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता थे ये। इस टाइप से अब हम इनके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक देश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और इसके बाद ये देश के 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। एक बार तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और उसके बाद
उसके बाद ये रहे हैं जो सेकंड जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु के बाद भी इन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो इस टाइप से ये 1964 और 1966 में 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ये कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठतम नेता के तौर पर थे। इसके अलावा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं और श्रमिक कल्याण और समाज सुधार से जुड़े हुए थे। ये किससे? श्रमिकों के कल्याण और जो समाज सुधार के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। इसके बाद जैसे दोनों बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, और श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पे भी इन्होंने काम किया। किसके तौर पर? श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पर। इस टाइप से हम जो हमारे गुलजारी लाल नंदा है, जो हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में हमने डिटेल्स जानी, और ये है गुलजारी लाल नंदा जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री है, ये अपनी सादगी के लिए फेमस है। किसके लिए? अपनी सादगी के लिए फेमस है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। अब हम इसके पीछे डिटेल्स देखेंगे कि भाई इन्होंने ये नारा किससे संबंधित था। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, इस टाइम देश की जो हालत थी, मतलब स्थिति बहुत नाजुक थी, और इस टाइम पे तो पाकिस्तान ने सोचा, मतलब तुरंत इनके आते ही भारत पे अटैक कर दिया। 1965 का जो युद्ध हुआ था, 1965 का युद्ध, 1965 का युद्ध, तो भारत पाक के मध्य हुआ था ये, भारत और पाकिस्तान के मध्य। और इसके बाद एक समझौता हुआ है, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इसके टाइम पे जो देश की नाजुक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, और इसमें पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी। पाकिस्तानी सेना को मतलब पराजित कर दिया था भारतीय सेना ने। और इसके बाद इसमें जो सोवियत संघ है ना, उसने समझौता करवाया था। तो इसके लिए जो भारत और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उनको ताशकंद बुलाया गया। उस टाइम जो ताशकंद था वो सोवियत संघ का एक पार्ट होता था, और वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वो ताशकंद, उसमें हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए, और वहां पे हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ हो गई। आज तक ये घटना बहुत रहस्यमय है, किसी को भी नहीं पता कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ कैसे हुई। तो भारत के लिए एक बहुत ही, अभी तक ये क्लियर नहीं है, बहुत ही रहस्यमय घटना है। और ये इसके बाद जो ताशकंद समझौता है ये हुआ है, और इसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। अब जय जवान और जय किसान का नारा क्यों दिया? जय जवान तो सीमा पे लड़ रहे थे, क्योंकि भाई उस टाइम भारत पाक का युद्ध हुआ था। और जो जय किसान, जो उस टाइम देश में अकाल पड़ा था, तो अकाल की स्थिति थी, अकाल की स्थिति के कारण जो पूरा देश है उसमें मतलब खाने के लिए अन्न की कमी हो गई थी। तो इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लाल किले से भाषण देते हुए वक्त कहा था, मतलब इतनी नाजुक हालत थी कि इन्होंने कहा, देशवासियों से अपील की कि भाई आप एक टाइम उपवास मतलब एक टाइम उपवास के लिए अपील की। तो आप भी सोच सकते हैं कि देश की हालत उस टाइम क्या थी। उसी टाइम पे इन्होंने जो हरित क्रांति है उसकी नींव भी उसी टाइम रखी गई थी, इसी टाइम पे। तो अब हम इनके बारे में और डिटेल समझेंगे। जो इनका समाधि स्थल है ना, वो जाना जाता है विजय घाट के नाम से। किसके नाम से? विजय घाट के नाम से समाधि स्थल जाना जाता है, विजय घाट के नाम से, विजय घाट के नाम से। और ये जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली में जो राजघाट है उसी में स्थित है। और जो नेहरू जी का जो समाधि स्थल है वो जो शांतिवन के नाम से जाना जाता है, वो भी राजघाट के पास ही स्थित है दिल्ली में। तो इस टाइप से, क्योंकि विजय घाट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये भारत पाक के जो युद्ध हुआ था 1965 का, उसमें विजय प्राप्त की, इसलिए विजय घाट के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम देखते हैं 9 जून 1964 से 1966 तक
1964 से 66 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है और जय जवान और जय किसान का नारा दिया इन्होंने। किसका? जय जवान और जय किसान का, कि भाई जो देश के जवान है वो तो देश के लिए सीमा पे लड़ो अच्छे से, और वो भी जो किसान है वो देश के लिए अन्न उत्पादन करें। इसके बाद भारत पाक युद्ध 1965 के समय देश के प्रधानमंत्री थे जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की, और इसके बाद हुआ है ताशकंद समझौता और उसमें इनकी डेथ हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये भी ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। इससे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, उनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, और जो हमारे ये है लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी तो अभी वापस से एक्टिंग प्राइम जो मिनिस्टर है वो बनाना पड़ा। तो इसलिए जो हमारे जो गुलजारी लाल नंदा है उनको वापस से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारी प्रधानमंत्री रही है वो है कांग्रेस की बहुत ही कद्दावर लोकप्रिय नेता इंदिरा गांधी जी। क्योंकि जो इंदिरा गांधी है बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही शक्तिशाली, ये शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इतने कठोर और शक्तिशाली डिसीजंस लिए अपने टाइम पीरियड पे, जो इन्हें शक्तिशाली नेता के रूप में सामने लाते हैं। तो देश की पहली और एकमात्र प्राइम मिनिस्टर है जो कि वुमन थी, मतलब महिला प्रधानमंत्री एकमात्र और पहली। इसके बाद अभी तक भी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। तो जो हमारी इंदिरा गांधी थी, इनके टाइम पे क्या हुआ था? इनके टाइम पे भी भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध हुआ था 1971 में। 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य, 1971 में युद्ध हुआ था। और इन्होंने इस टाइम पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया। तो ये उस टाइम का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। इसके कारण इन्हें, मतलब इनकी जो ख्याति है बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे इसके बाद एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। जो शिमला समझौता था उसमें क्या हुआ? उसमें जो भारत के, एक तो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जनरल अयूब खान, दोनों के मध्य समझौता होता है। और समझौते में ये मतलब दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान को ग्रहण करती हैं, लेकिन इसके तौर पे इनकी आलोचना की जाती है कि यदि उस टाइम जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती तो जो पीओके है वो देश के अंदर ही रह जाता, पाकिस्तान वालों को नहीं देते। लेकिन हमारे जो इंडियंस हैं वो शुरू से ही बड़ा दिल दिखाते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने भी ऐसा ही किया और बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को पीओके भी उस टाइम दे दिया। और इस टाइम जो पाकिस्तानी जो सेना थे, इनके 92,000 सैनिक ऐसे थे जिन्होंने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। तो इस टाइम पे इसके बाद क्या हुआ था? शिमला समझौता 1971 के बाद शिमला समझौता हुआ 72 में। शिमला समझौता, जो शिमला समझौता है, इसके बाद कितने पाकिस्तानी जो सेना के ना 92,000 सैनिक इन्होंने घुटने टेक दिए थे भारतीय सेना के सामने और पाकिस्तान की करारी हार हुई। ये एक ऐसा टाइम था। इसके बाद क्या हुआ है? बांग्लादेश, वैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुछ डिसीजन है जो उन्हें एक तानाशाही प्राइम मिनिस्टर के रूप में पेश करते हैं, और इन जो डिसीजन है इनके कारण ये तानाशाही प्रधानमंत्री की इनकी छवि बनी बाद में। जैसे एक तो इन्होंने जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित की थी, 25 जून 1975 के आधी रात को, लागू वो 26 जून से हुई थी, लेकिन 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी घोषित कर दी और जो विपक्षी जो सभी नेता थे उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। इसलिए इनकी जो छवि है वो तानाशाही प्रधानमंत्री के रूप में उभरी और लगभग ये 21 माह के आसपास ये इमरजेंसी लगी रही, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में। इसके अतिरिक्त इनका एक और जो डिसीजन जो इन्हें तानाशाही शासक के रूप में दिखाता है वो है 1976 में 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसके माध्यम से इन्होंने पूरे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और पूरे संविधान में एक बहुत बड़ा
संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक मतलब बहुत बड़ा संशोधन है, आज तक का सबसे बड़ा संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इनके 2 डिसीजन है, एक तो आपातकाल और दूसरा है 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ये दोनों ही डिसीजन इन्हें एक तानाशाही शासक के रूप में दिखाते हैं। कार्यकाल पहला तो 24 जनवरी 1966 से 77 तक, इस टाइम पे रही है ये 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रही है। और उसके बाद बीच में दूसरे प्रधानमंत्री आए, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। इसके बाद वापस से इनका कार्यकाल आया है 80 से 84 तक, 80 से 84 तक प्रधानमंत्री रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी नेता थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और एकमात्र अब तक की। इसके अतिरिक्त 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में इन्होंने निर्णायक भूमिका अदा की। और जो पाकिस्तान आपातकाल है, आपातकाल की घोषणा कर दी 25 जून 1975 को। कब? 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। और इन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी और 26 जून को वो लागू हुआ था। इसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब इनका ये तीसरा कार्यकाल था ना, 80 से 84, इसके टाइम पे इनकी जो सबसे बड़ी घटना है ना, वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के एक जो सिख जो उग्रवादी थे, जो खालिस्तान समर्थक थे, मतलब कुछ खालिस्तान समर्थक जो उग्रवादी थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया 1984 में। और इसमें जो सिख समाज था वो बहुत नाराज हो गया था इसके कारण। और 1984 में ही जो इंदिरा गांधी के जो कुछ गार्ड्स थे, उन्होंने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि उनके लिए बहुत ही मतलब घातक साबित हुआ। ये है हमारी जो प्रधानमंत्री। और इनका जो समाधि स्थल है ना, वो शक्ति घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शक्ति घाट, शक्ति घाट, शक्ति घाट। और ये शक्ति घाट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, ये एक शक्ति के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। दिल्ली में ये राजघाट में ये शक्ति घाट, तो ये शक्ति घाट के रूप में जाना जाता है। इस टाइप से हमने इंदिरा गांधी के बारे में जाना। एक और इनका महत्वपूर्ण डिसीजन था, इन्होंने जो राजाओं के प्रीवी पर्स थे ना, वो समाप्त कर दिए। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया था और इनका नारा भी था, गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ और गरीबी हटाओ। तो इन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया था। और 1971 में जो 26वां संविधान संशोधन किया, और उसके माध्यम से एक बड़ी राशि जो राजाओं के लिए प्रीवी पर्स में जा रही थी, उसको समाप्त कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक बड़ी राशि जो प्रीवी पर्स के रूप में जा रही थी ना, उसे समाप्त कर दिया। मींस जो राजाओं का प्रीवी पर्स था, उसे समाप्त कर दिया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 1971 में 26वें संविधान संशोधन के तहत, 26वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत इसे समाप्त कर दिया। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। अब हम हमारे जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में जानेंगे, वो है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के बारे में जानेंगे। ये है मोरारजी देसाई। और जो मोरारजी देसाई थे, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री थे। और ये जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी, उस टाइम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। और बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होके अब ये जनता दल अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम था जनता दल, और फिर जनता पार्टी में चले गए। तो ये जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, जो ये बनी थी ना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, स्वतंत्र भारत के पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है ये। इससे पहले
जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सभी कांग्रेस के थे, तो ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। और 81 की उम्र में प्रधानमंत्री बने, तो अब तक के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री भी है। और इन्होंने जो गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री थे, ये किसके, गठबंधन सरकार के। इस टाइप से हमने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में जाना। लेकिन जो इनके कार्यकाल में थे उप प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह, कौन थे, उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उप प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह थे ना, उनको क्योंकि कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थी उनका और इनका आपस में विवाद चल रहा था, तो जो कांग्रेस थी उन्होंने जो चौधरी चरण सिंह थे उनको भड़काया, उनको उकसाया इसके लिए कि आप तो खुद ही प्रधानमंत्री बनने लायक हो और आप तो खुद प्रधानमंत्री बनो और हम देंगे आपको समर्थन। तो इन्होंने मोरारजी देसाई से समर्थन वापस ले लिया और स्वयं कांग्रेस की सहायता से स्वयं चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम चौधरी चरण सिंह, ये है चौधरी चरण सिंह हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री। और कांग्रेस की सहायता से ये प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस ने मात्र कुछ दिनों में ही इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर जाती है। तो इस टाइप से ये कुछ टाइम ही सरकार चला पाते हैं चौधरी चरण सिंह। तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक मात्र कुछ दिन तक ये अपनी सरकार चला पाते हैं और जनता पार्टी सेक्युलर से होते हैं ये, और न्यूनतम कार्यकाल रहता है इनका, मतलब बहुत कम टाइम तक के लिए बनते हैं। वैसे तो जो सबसे मिनिमम टाइम पीरियड है वो तो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, मात्र 13 दिन के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो है। लेकिन नॉर्मली देखें तो ये 170 दिन रहे थे और इनका जो मात्र 3 माह और 20 से 24 दिन के मध्य ये रहे थे। तो इनका जो कार्यकाल है मतलब न्यूनतम कार्यकालों में से गिना जाता है। और ये किसान नेता थे, किसान नेता के रूप में फेमस है। विश्वास मत से पहले ही इस्तीफा दे दिया इन्होंने। जब जैसे विश्वास मत पारित करना था हो रहा था तो उससे पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस टाइप से हमने चौधरी चरण सिंह के बारे में जाना। अब हम देखेंगे इसके बाद वापस से हमारे देशवासियों को लगा कि भाई कांग्रेस ये इस देश में जो शासन चला सकती है स्थिर रूप से, क्योंकि जैसे ये जनता पार्टी के दो बने हैं, एक तो मोरारजी देसाई और एक हमारे चौधरी चरण सिंह जी, दोनों की सरकारी अस्थिर सरकार थी और बहुत कम टाइम भी, मतलब बहुत कम समय में ही गिर गई, ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाई। तो इसलिए देशवासियों को लगा भाई कांग्रेस को ही वोट देनी चाहिए, एक स्थिर सरकार चाहिए। तो वापस से कांग्रेस को वोट दी और इंदिरा गांधी जी वापस से प्रधानमंत्री बन के आती है। 1980 से 84 तक प्रधानमंत्री बनती है। फिर 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बेटे राजीव गांधी। कौन? उनके सुपुत्र राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जो राजीव गांधी आज तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और सबसे युवा होने के साथ साथ सबसे भारी बहुमत से जीतने वाले प्रधानमंत्री भी एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनको आज तक का सबसे भारी बहुमत मिला है। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री है, सबसे भारी बहुमत से जीते। ऐसा कहा जाता है कि भाई कुछ टाइम पहले ही इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी इनकी मां की, तो देश की एक बहुत बड़ी सहानुभूति थी कांग्रेस के साथ, इसलिए इनको आज तक का सबसे भारी बहुमत प्राप्त हुआ। इस टाइप से हमने देखा कि कार्यकाल 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं और इंदिरा गांधी के निधन के बाद सबसे कम उम्र में 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। बाकी जितने भी बने हैं उनकी जो एज है वो ज्यादा है, 40 वर्ष से ज्यादा है। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री है, या फिर ऐसे बोल लो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, या फिर सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर। आज तक की सबसे ज्यादा सीटें 404 सीटें, मतलब सबसे भारी बहुमत से जीते हैं। और कंप्यूटर, टेलीफोन और आईटी सेक्टर को इनके टाइम में बहुत, क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई थी और इनका राजनीति में आने का कोई मन नहीं था। लेकिन अकस्मात इनके जो मां है इंदिरा गांधी, उनकी डेथ हो जाती है
और इनको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ता है। तो ये कंप्यूटर, टेलीफोन और आईटी सेक्टर में इनके टाइम पे एक क्रांति सी आ गई थी, मतलब उनको इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। और 1991 में एक रैली के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने क्या चलाया था, एक ऑपरेशन पवन के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन ये था सबसे बड़ा रीजन इनकी हत्या का, ऑपरेशन पवन। इसमें क्या हुआ था, ये इन्होंने ना लिट्टे ना, ये LTTE इसके खिलाफ चलाया था। तो ये श्रीलंका में एक संगठन है और ये इसमें जो लोग है ना वो तमिल मूल के हैं। कहाँ के, जो तमिलनाडु है ना उससे कनेक्ट है, तमिल मूल के लोग हैं। तो जब ये चलाया गया ऑपरेशन पवन, तो इसकी वजह से जो हमारे भारतीय जो तमिलनाडु के लोग थे, तमिल लोग थे, वो कांग्रेस सरकार से, राजीव गांधी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। और उन्होंने जब ये 1991 में एक चुनाव की रैली कर रहे थे, मतलब नेक्स्ट चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान चौधरी जो चंद्रशेखर थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उस रैली के दौरान एक महिला आई और उन्होंने सुसाइड बम के जरिए से इनकी हत्या कर दी गई। और इस टाइप से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी ऑपरेशन पवन उनके लिए एक बहुत ही घातक साबित हुआ, जैसे कि इंदिरा गांधी के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस टाइप से हमारे जो राजीव गांधी है इनकी हत्या कर दी गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। अब इसके बाद बनेंगे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनकी ही सरकार में एक, जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, इनकी सरकार में ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इन्होंने कुछ जो विवाद रहे होंगे उनके कारण से कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, और कांग्रेस पार्टी के से त्यागपत्र देके ये जनता दल में शामिल हो गए। और इन्होंने मतलब उनकी जो मिस्टर क्लीन की उपाधि से फेमस थे राजीव गांधी, उनके ऊपर काफी आरोप लगाए कि इन्होंने तो जो बोफोर्स तोप घोटाला था, मतलब बोफोर्स तोप जो खरीदी गई थी उसमें इन्होंने घोटाला किया था। तो इस वजह से ये काफी फेमस हो गए और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनता दल से 1989 से 90। और जो इनके टाइम का महत्वपूर्ण फैसला है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। जो मंडल आयोग था ना, मंडल आयोग ने की सिफारिशों को लागू किया था इन्होंने। मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को 27% जो रिजर्वेशन दिया गया है ना, वो इसके तहत ही दिया गया है, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था इन्होंने। और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पहल की। इस टाइप से इन्होंने जब ये काम किया था, मतलब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, तो देश में बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए। जो सवर्ण जातियां थी, जनरल जो कास्ट थी, उन्होंने इनका बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो इस टाइप से ये है, इन्होंने ये, और ऐसा माना गया कि ये इन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए इस टाइप से किया है। और किया भी था कि इन्होंने जो ओबीसी वर्ग की सभी वोटों को बटोरने की कोशिश की थी। इसके बाद इनकी जो छवि थी, भ्रष्टाचार विरोधी छवि थी, और कई विपक्षी दलों को साथ लगाकर गठबंधन सरकार बनाई। इन्होंने कई सारी विपक्षी दलों को साथ लाकर गठबंधन सरकार चलाई थी, और इनकी सरकार बहुत ही कम समय तक चली थी, 1989 से 90 तक। इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे चंद्रशेखर जी। ये 1990 से 91 तक रहे हैं, और इन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, समाजवादी जनता पार्टी। कौन सी? समाजवादी जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद इनके जो कार्यकाल के कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्या, वो देखते हैं। जैसे ये ना यंग तुर्क के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही कद्दावर नेता थे और यंग तुर्क के नाम से फेमस थे। और जो इनकी सरकार है अल्पमत में थी, मतलब बहुत कम सीटों से इन्होंने, और गठबंधन की सरकार थी, तो अल्पमत सरकार थी इनकी, और बहुत ही कठिन आर्थिक हालातों में देश का नेतृत्व किया था चंद्रशेखर ने। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव
और इन्होंने बहुत बड़े आर्थिक सुधार, इनके टाइम की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है जो इन्होंने 1991 में इकोनॉमिक सुधार किए थे, आर्थिक सुधार, उनकी वजह से इन्हें जाना जाता है। और इनके टाइम पे जो डॉक्टर मनमोहन थे वो वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने जो मॉडल दिया ना उसे राव मनमोहन मॉडल कहा जाता है। नरसिम्हा राव और इन्हें नरसिम्हा राव के नाम से भी जाना जाता है, नरसिम्हा राव के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे और अपना पूरा टाइम पीरियड पूरा किया था, 1901 से 1996 तक पूरे कार्यकाल प्रधानमंत्री रहे और देश की नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी के नाम से जाना जाता है, एलपीजी सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। और उन सुधारों की वजह से हमारे देश की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा सुधरी और इसके लिए बहुत इनको जाना जाता है। तो वो इन्होंने आर्थिक नीति की शुरुआत की और 1991 में एलपीजी सुधार किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। इनसे पहले ना भारत में बहुत ज्यादा लाइसेंस राज चलता था, हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, इसलिए जो उद्योग थे वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे थे, तो उनको हटाया गया और उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई। और मनमोहन सिंह जी थे ना, वो वित्त मंत्री थे इस टाइम पे, जिन्होंने नई आर्थिक नीति को लागू किया, तो इन दोनों ने मिलके ही इसको लागू किया। इस टाइप से ये है हमारे नरसिम्हा राव और ये देश में आर्थिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। अब हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखेंगे हम, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही साफ स्वच्छ छवि और बहुत ही कद्दावर नेता देश के अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने जैसे 1996 में सरकार बनाई थी, 1996 में जब सरकार बनाई थी तो इनके टाइम पे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको क्योंकि और पार्टियों से इनके पास सबसे ज्यादा सीट थी, तो इनको मतलब उसके लिए प्रधानमंत्री की शपथ के लिए बुलाया, तो ये गए और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन बाद में इनको और पार्टियों का सहयोग नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण 13 दिन में ही इनकी सरकार गिर गई। तो ये फर्स्ट में प्राइम मिनिस्टर रहे ओनली 13 दिनों के लिए और पहली पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार थी इनकी। कैसी? पहली पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार। गैर कांग्रेसी सरकार तो मोरारजी देसाई के टाइम पे थी पहली तो, लेकिन पूर्णतः, लेकिन जो मोरारजी देसाई थे वो पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन ये ऐसे नेता है अटल बिहारी वाजपेयी जो कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े, पहले से ही अलग रहे हैं। तो पहली पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार थी इनके टाइम पे, पहली पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार, पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार, पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार थी इनकी। और जब इनका दूसरा टाइम पीरियड आया तो दूसरा टाइम पीरियड 1998 में ये बनाए गए थे, फिर 1999 में चुनाव हुए और 2004 तक इन्होंने अपने पूरे 5 साल पूरे किए, बीच में एक बार 13 महीने के लिए रहे, फिर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस टाइप से ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है ये एनडीए गठबंधन, जो कि वर्तमान में बीजेपी का गठबंधन है। एनडीए गठबंधन बहुत सारे दलों को मिलाकर बीजेपी ने एक दल गठबंधन बनाया हुआ है, एनडीए गठबंधन के नाम से जाना जाता है। इसी टाइप से जो यूपीए गठबंधन है वो भी कांग्रेस का जो गठबंधन है बहुत सारे दलों के साथ, उसे यूपीए गठबंधन कहा जाता है। तो एनडीए गठबंधन से थे ये और पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री जो पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सके। बीजेपी के प्रथम प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सके पहली बार। और इनके टाइम के कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनमें शामिल है, जैसे इन्होंने एक तो परमाणु परीक्षण किया, पहला परमाणु परीक्षण तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हो गया था 1974 में, लेकिन जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ देश का 1998 में, वो अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में मतलब के टाइम पे हुआ
और इस टाइम देश पूर्णतः परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। तो जो 1998 में दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ, पोखरण परमाणु परीक्षण, वो इनके टाइम पे ही हुआ था। और इनके टाइम पे जो कारगिल वार है 1999 का, कारगिल वार भी इनके टाइम पे ही हुआ है। 1999 का कारगिल युद्ध इनके टाइम पे हुआ है। और इसमें भी जो पाकिस्तानी सेना है ना, उसको करारी हार झेलनी पड़ी और भारतीय सेना विजयी हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने को समझ आ गया कि भारत के साथ जो डायरेक्ट युद्ध करना, डायरेक्ट युद्ध में तो वो जीत नहीं सकते। तो इसके बाद से उन्होंने स्टार्ट किया प्रॉक्सी वार, मतलब जो छद्म युद्ध की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। और इसके बाद उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने सोच लिया कि इनडायरेक्टली रूप से भारत के साथ एक छद्म युद्ध के टाइप में चालू रखेंगे। और जो पाकिस्तान जो आतंकवाद वगैरह है वहीं से ही उसकी शुरुआत उन्होंने की। मतलब ये हो गया कारगिल युद्ध। इसके बाद पाकिस्तान ने किसकी, प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध की शुरुआत की भारत के साथ, और जो कि वर्तमान समय तक चल रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस टाइप से ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। और हम देख लेते हैं इनको अच्छे से। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एनडीए गठबंधन पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री जो पूर्ण कार्यकाल जो पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त पोखरण परमाणु परीक्षण इनके टाइम पे हुआ 1998 में। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो भी इनके टाइम की ही है। और बहुत अच्छे कवि और वक्ता, बहुत ही अच्छे कवि थे और बहुत ही अच्छा बोलते थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद है एच.डी. देवगौड़ा, जो जैसे 1996 में, मई 1996 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, 13 दिन में उनकी जब सरकार गिर गई, तो एच.डी. देवगौड़ा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। और ये कर्नाटक के पहले ना प्रधानमंत्री रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे कर्नाटक के, और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था इनको। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, और जनता दल से थे, ये जनता पार्टी से थे। और अल्पकालिक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया इन्होंने। और बहुत कम टाइम तक इनकी सरकार चली थी, 1996 से 97 तक, बहुत कम टाइम तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। और इनका फुल नेम है हरदनहल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। तो ये साउथ से प्रधानमंत्री रहे हैं, दक्षिण भारत से। और जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो कि दक्षिण भारत से थे। और ये भी दक्षिण भारत से ही है, एच.डी. देवगौड़ा। ये भी पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके। इसके बाद हैं इंद्र कुमार गुजराल, ये है इंद्र कुमार गुजराल जी। और जो गुजराल सिद्धांत हम सुनते हैं, हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित गुजराल सिद्धांत, वो इन्होंने ही दिया था, जो कि काफी ज्यादा सफल नहीं रहा है। गुजराल डॉक्ट्रिन पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने के लिए दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। और बहुत ही सहज सरल छवि के राजनेता थे ये। इसके अतिरिक्त जनता दल से थे और 1997 से 98 तक रहे हैं, बहुत ही कम टाइम तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद वापस से अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार दो कार्यकाल लगभग 10 साल के आसपास देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2004 से और 2014 तक। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के उस टाइम कांग्रेस के नेता के रूप में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। और इनके टाइम पे कुछ बहुत अच्छे एक्ट पारित किए गए, जैसे आरटीआई एक्ट, जो सूचना का अधिकार है ना, वो इनके टाइम पे आया था 12 अक्टूबर 2005 को। इसके अतिरिक्त जैसे शिक्षा का अधिकार है, आरटीई एक्ट है 2009 में आया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पारित हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए इनके टाइम पे। जैसे जो आरटीआई एक्ट है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई एक्ट इनके टाइम पे आया है 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था।
इसके अतिरिक्त जैसे RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये पारित हुआ है, ये 2009 में आया है और 1 अप्रैल 2010 से ये पारित हुआ था, राइट टू एजुकेशन। अब जो ये हमारे मनमोहन जी थे, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये राज्यसभा से चुने गए थे, असम राज्यसभा से। इसी टाइप से जो HD देवगौड़ा थे वो भी राज्यसभा से ही चुने गए, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी वो भी राज्यसभा से आई। इस टाइप से ये जो हमारी जो संसद है उसके उच्च सदन से हैं। ज्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा से, लेकिन कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिसमें से 3 तो यही है जो कि राज्यसभा से चुने गए, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा से चुनकर आए हैं। तो ये असम राज्यसभा से चुने गए और यूपीए गठबंधन की सरकार से, यूपीए गठबंधन की सहायता से इन्होंने सरकार बनाई। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, ये देश के पहले, मतलब पहले ये वित्त मंत्री भी रह चुके थे नरसिम्हा राव सरकार में। इसके अतिरिक्त ये वो भी RBI के गवर्नर भी रह चुके थे। पहले जो नोट है उनपे इनका, बहुत पहले के नोट है इनके टाइम पीरियड के, उनपे इनका नाम, मतलब जो इनके सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे। तो ये RBI के गवर्नर भी रह चुके, RBI गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह, RBI गवर्नर। इसके अतिरिक्त RBI गवर्नर के अतिरिक्त ये वित्त मंत्री भी रह चुके पहले, वित्त मंत्री, जब इन्होंने देश में आर्थिक सुधार लागू करवाए थे PV नरसिम्हा राव की सरकार के साथ। तो मनमोहन जो है, डॉक्टर मनमोहन 2004 से 14 तक इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, चौथा सर्वाधिक कार्यकाल है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद इनका कार्यकाल था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी तीसरे, मतलब उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो इन्होंने तो 2 कार्यकाल ही पूरे किए थे, लेकिन लगातार कार्यकाल वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं, चौथे सर्वाधिक कार्यकाल लगातार। और राष्ट्रपति से चुने गए हैं, यूपीए गठबंधन है, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं क्योंकि पहले पूर्व गवर्नर भी रह चुके RBI के, और इससे पहले ये वित्त मंत्री भी रह चुके नरसिम्हा राव सरकार में। इसके बाद जैसे परमाणु समझौता हुआ था, US इंडिया न्यूक्लियर डील, वो भी इनके टाइम पे ही हुई थी। परमाणु समझौता, US इंडिया न्यूक्लियर डील, वो भी मनमोहन सिंह के टाइम पे ही हुई है। इसके अतिरिक्त जो 1991 में आर्थिक सुधार किए थे, उनके सूत्रधार माना जाता है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। नरसिम्हा राव के टाइम के साथ मिलकर इन्होंने आर्थिक सुधार किए थे, जिन्हें LPG के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप से हमने जो हमारे 14वें प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके बारे में कुछ डिटेल्स समझी। इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो 15वें प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि वर्तमान में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 से लगातार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और 2000 इनका ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, 2014 से 19। उसके बाद ये तीसरा जो इनका टाइम पीरियड चल रहा है। अब इनके समय के ये बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, और तीसरा इनका सबसे मतलब तीसरा सर्वाधिक कार्यकाल है इनका, और चौथा मनमोहन सिंह का है लगातार में हम कंटिन्यू देखें तो। फिर ये जो गुजरात के CM पद पर रह चुके 4 बार, मतलब ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके 4 बार। जो हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी है लगातार 3 बार, तीसरा इनका कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर के रूप में चल रहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जैसे 3 तलाक बिल इनके टाइम पे आया है, जो धारा 370 है जम्मू कश्मीर से, वो भी इनके टाइम पे ही हटा दी गई है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने जैसे योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया। तो इनके टाइम पे कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन है, जैसे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, नीति आयोग, और नीति आयोग के अतिरिक्त इन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की, और इन्होंने 3 तलाक बिल भी इनके टाइम पे आया है, 3 तलाक बिल
और जो राम मंदिर का उद्घाटन भी इनके टाइम पे ही हुआ है। तो इस टाइप से इनके समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो लिए गए हैं। और जो महिलाओं को संसद में अधिनियम, महिला आरक्षण के लिए जो संसद में अधिनियम भी पारित कर दिया गया है। तो ये इनके टाइम के महत्वपूर्ण डिसीजन है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं चला रखी है, जैसे कि डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है, उज्ज्वला योजना है, मेक इन इंडिया जैसे बड़े कार्यक्रम भी इन्होंने शुरू किए हैं। तो इस टाइप से हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके बारे में देख रहे हैं। इनके जो 3 कार्यकाल रहे हैं, उन तीनों कार्यकालों में इन्होंने कितनी कितनी सीटें हासिल की हैं, उसके बारे में ये डिटेल्स है। क्योंकि वर्तमान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 26 मई 2014 से लगातार 2025 तक, और अभी भी इनका जो टाइम पीरियड है वो चल रहा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है ये। और फर्स्ट में जब इन्होंने सरकार बनाई थी ना 2014 में, तो उस टाइम जो बीजेपी है उसको 284 वोट मिली थी। इसके बाद जैसे इन्होंने, लेकिन ये क्या एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, जो कि बहुत सारे जो बीजेपी है इसके साथ बहुत सारे दल मिलके एनडीए गठबंधन बोलते हैं उसे। तो टोटल एनडीए गठबंधन को देखे तो 334 वोट मिली थी। इसके बाद जैसे 2019 में जो इनका सेकेंड टाइम पीरियड था, इसमें बीजेपी को मतलब 2014 से ज्यादा वोट मिली 303। और जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए जो गठबंधन है इसको टोटल 354। इसके बाद जैसे 2024 में जब इन्होंने सरकार बनाई है, तो इसमें पिछले 2 बार से इनको कम सीटें आई है, जैसे कि बीजेपी को 240 और एनडीए गठबंधन को टोटल मिला के 293। इस टाइप से इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई हुई है इस टाइम पे। और ये हम देख रहे थे, ये हमने कवर किए हैं भारत के जो सभी प्राइम मिनिस्टर्स थे जो वर्तमान में, अगर हम प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से हम देखें, यदि हम हमारे जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो गुलजारी लाल नंदा, उसको भी यदि लगाते हैं तो 15 हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। यदि हम एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटा देते हैं तो 14, अभी तक 14 प्रधानमंत्री हो गए व्यक्तिगत रूप से। और आज हमने कवर किया है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनके टॉपिक को। और इसी टाइप से हमने जो भारतीय संविधान है इसके काफी सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, जो कि आप सभी देखना। और ये सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी में काम आते हैं और सब में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और आप सभी को ये क्लासेज पसंद आए तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।